हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं दुर्खिम का श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो ये दुर्खिम का श्रम विभाजन जो था, दुर्खिम की सबसे पहली कृति है, जिसे उन्होंने फ्रेंच भाषा में, उनका टॉपिक था डे ला डिवीजन डू ट्रैवल सोशल। डे ला डिवीजन डू ट्रैवल सोशल नाम से प्रकाशित कराया था। उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ तो उसका नाम हुआ द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत फेमस बुक है इनकी। और इसका ग्रंथ का प्रकाशन जो है 1893 में हुआ था। इसकी रचना उन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि के लिए किया था। और ये जो पूरी रचना है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसके कुल 3 खंड हैं और उसमें 14 अध्यायों में बटी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि श्रम विभाजन का क्या फंक्शन है। जो दुर्खिम ने दिया है श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उसका क्या फंक्शन है वाकई में, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो श्रम विभाजन को उन्होंने तो पहले कहा कि ये एक सोशल फैक्ट है, सामाजिक तथ्य है। तो पहले तो हम समझ लें सोशल फैक्ट क्या है, जो हम पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी सोशल फैक्ट वो होते हैं जो समाज में सामूहिक चेतना होती है, सामूहिक चेतना से उत्पन्न तथ्य होते हैं, जिसको मतलब समाज में सब लोग माने कोई चीज़ पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप में, वो होता है सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य। तो दुर्खिम ने कहा श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है। तो अगर वो सामाजिक तथ्य है तो ये तो श्योर है कि सामाजिक तथ्य है, तो वो समाज में कुछ सकारात्मक अनुकूल प्रभाव डाल रहा होगा, मतलब नैतिक व्यवस्था में कुछ वो योगदान दे रहा होगा। और जब नैतिक व्यवस्था में योगदान दे रहा है, नैतिकता में वो लागू है, तो इसका मतलब वो मानव के आचरण पर भी लागू होगा, मतलब वो हमारे व्यवहार में भी झलकेगा, जो सकारात्मक होगा और अनुकूल होगा। तो इस तरीके से श्रम विभाजन को दुर्खिम ने कहा ये एक सामाजिक तथ्य है। और सामाजिक तथ्य कौन होते हैं? जो नैतिक व्यवस्था में योगदान दें, है ना, और फिर वो मानव आचरण पर लागू होंगे, जो हमारे व्यवहार में झलकेंगे भी। तो श्रम विभाजन की प्रकृति भी नैतिक है, इसलिए श्रम विभाजन का प्रकार भी स्वाभाविक रूप से समाज में नैतिक कार्यों को उत्पन्न करना है, या समाज के अस्तित्व से संबंधित किसी नैतिकता की पूर्ति करनी है। ये तो हमने बताया जैसा भी। और लेकिन जब समाज में परिवर्तन होता है, ये तो आप जान रहे हैं कि समाज हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। पुराने ज़माने से समाज बदलता हुआ आया है, जैसा बताया है पहले। तो समाज में जब परिवर्तन होता है तो जीवन की कुछ दशाएं और आवश्यकताएं बदलती हैं, है ना। हमारी सभ्यता बदलती है तो हमारी दशाएं, आवश्यकताएं बदलती हैं। जैसा आजकल हम लोग जीवन जी रहे हैं, क्या शुरुआत में ऐसा ही था? नहीं था। जब एकदम प्राचीन समय में था, फिर एशियाई समाज आया, है ना, फिर दासत्व युग आया, सामंतवादी युग आया, पूंजीवाद आया, तो ऐसे बदलता रहता है। तो उससे क्या होता है, नवीन समूहों का निर्माण होना भी एक सामाजिक आवश्यकता है। तो जब हमारे समाज में परिवर्तन होगा और आसपास की भौतिक अवस्थाएं, जीवन की दशाएं, आवश्यकताएं बदलेंगी, तो उसी हिसाब से हम अपने को अडॉप्ट करेंगे, तो नवीन समूहों का निर्माण होगा, जो कि समाज की आवश्यकता है। हम उसी तरीके से नहीं बने रह सकते हैं कि आदिम मानव बने रहें। तो जब आवश्यकता है तो उनकी एकता भी समाज के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। तो जो नए नए समूह बनेंगे तो उनमें एकता भी होनी चाहिए। अगर एकता नहीं होगी तो आपस में ही संघर्ष होगा, तो सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी। तो एकता भी आवश्यक है। तो सामाजिक जो द डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जो श्रम विभाजन है, उसके मेनली 2 प्रकार हैं। देयर आर 2 फंक्शंस ऑफ लेबर ऑफ डिवीजन इन सोसाइटी: फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप्स एंड सॉलिडेरिटी अमंग दीज ग्रुप्स। पहला नवीन समूहों का निर्माण और दूसरा उनके बीच में एकता। तो ये दोनों काम श्रम विभाजन द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल से उदाहरण यहाँ पे भी दिखाया है, जैसे स्त्री पुरुष की एकता, वैवाहिक एकता। तो ये कैसे है, वैवाहिक एकता कैसे है? तो वैवाहिक एकता ऐसे है कि स्त्री पुरुष दोनों अलग हैं, डिफरेंट हैं,
डिफरेंट हैं और उनमें एकता कैसे डिफरेंट है। तो हमारी कुछ ऐसा होता है कि मेल है फीमेल है तो फिजिकल नीड कैसे होंगी पूरी, तो उसके लिए वैवाहिक एकता जरूरी है। दूसरा स्त्री पुरुष की एकता, स्त्री पुरुष की एकता। तो देखें स्त्री घर में काम करती है, पुरुष बाहर काम करता है, कमा के लाता है, घर का पूरा जो है मालकिन कौन होती है, स्त्री होती है, वो देखती है पूरा घर का, बाहर का वो देखता है, कमा के लाता है। इस तरीके से दोनों के जो लेबर डिवीजन ऑफ लेबर है कि नहीं, दोनों के कार्यों में विभिन्नता है, इसलिए उनमें एकता है ना। ज़्यादातर हमारे दोस्त कैसे होते हैं, जो कमियां हमारे अंदर होती हैं वही जो हमारे दोस्त में उन कमियों को हम पूरा करने के लिए, ऐसे ही दोस्तों से हमारी प्रगाढ़ दोस्ती होती है, जो हमारी कमी होती है जिससे हम एक दूसरे की वो कमियों को पूरा कर सकें। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि प्रकार के 2 कार्य थे, है ना, नवीन समूहों का निर्माण और सामाजिक एकता। और हम देखते हैं जो एकता की बात करी है, द डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब श्रम के विभाजन द्वारा जो एकता होती है, तो जनसंख्या के आकार एवं श्रम विभाजन के स्वरूप के आधार पर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडारिटी यानी कि सामाजिक एकता की जो बात करी वो 2 तरीके की, एक यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। किसके आधार पर, जनसंख्या के आकार और श्रम विभाजन के आधार पर किया है। तो कैसे देखते हैं जनसंख्या के आकार और श्रम विभाजन के आधार पे सोशल सॉलिडारिटी की बात कैसे होती है। तो उन्होंने पहली कही मैकेनिकल सॉलिडारिटी यानी कि यांत्रिक एकता। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं, मैकेनिकल सॉलिडारिटी या यांत्रिक एकता किन समाजों में पाई जाती है, वहाँ पे जनसंख्या कैसी होती है और श्रम विभाजन कैसा होता है। तो जो यांत्रिक एकता है वो सरल आदिम और प्राचीन समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है। जो समूह के सदस्य होते हैं उनके बीच जो है बहुत ही समानताएं पाई जाती हैं और यही इनकी एकता का आधार है उनके बीच में, कि उनके बीच में एकदम समानता पाई जाती है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये किसी और फैमिली के हैं, ये किसी और फैमिली के हैं। पूरा समूह ही लगता है कि अरे कोई ऐसे आसानी से समझ ही नहीं सकता कि कौन फैमिली का कौन किसका, बिल्कुल सब में ऐसी समानताएं होंगी। लोगों की आवश्यकताएं सीमित होती हैं और समान होती हैं। उन पर परंपरा ट्रेडिशंस जो हैं, जनमत, धर्म का नियंत्रण और दबाव होता है। वो सब जो है जो समाज में जो वहाँ के नैतिक मूल्य है, मोरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, रीति रिवाज हैं, उनका पूरा असर होगा उनके ऊपर, उसके तहत ही काम करेंगे और वो लोग आँख मूंद कर इसका पालन करते हैं। वो इस समाज में व्यक्ति का व्यक्तित्व समूह के व्यक्तित्व में घुल जाता है। वहाँ पे कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, है ना, इंडिविजुअलिटी नहीं है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात होती है यहाँ पे, कि है ना, सामूहिक चेतना की, व्यक्तिगत चेतना की बात नहीं होती। वह समूह के साथ यंत्रवत सोचता, कार्य करता है एवं आज्ञाओं का पालन करता है। तो क्या है, जो समूह है वो समूह के ही साथ, समूह किस तरीके से सोचता है, किसी एक की व्यक्तिवादी सोच नहीं है वहाँ, है ना, इंडिविजुअलिटी की बात ही नहीं होती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात होती है। मतलब एक तरीके से समझिए कि अगर वहाँ पे 50 लोग हैं तो बहुमत क्या है, उसी की बात सबको माननी पड़ेगी और वो सबके ऊपर बाध्यकारी होगी। तो इस तरह से वहाँ पे समाज में जो सामूहिक चेतना, उसी तरीके से सब समूह के साथ यंत्रवत सोचते हैं और कार्य करते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसी के आचरण से स्थापित एकता को कहते हैं यांत्रिक एकता। तो इस तरीके के समाज में जो एकता स्थापित हुई है, जहाँ सब जो सामूहिक चेतना के तहत अंतर्गत कार्य करते हुए यंत्रवत काम करते हैं। जैसे कोई मशीन होती है, उसको कोई जो होता है उसी तरीके से करती रहती है, वो कोई नया क्रिएटिव अलग से नहीं करती। जिस काम के लिए जैसे कह दिया गया वही वो मशीन करती रहती है। उसी तरीके से मशीन के पुर्जों की तरह यहाँ भी लोग हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी या यांत्रिक एकता। दुर्खिम ने दमनकारी कानून और यांत्रिक एकता को परस्पर संबंधित माना है। तो जो इस तरीके के समाज होते हैं जहाँ पे यांत्रिक एकता होती है, वहाँ पे दमनकारी कानूनों का प्रावधान ज़्यादा होता है। जो इसी एकता की व्याख्या के दौरान दुर्खिम ने अपराध, दंड और सामूहिक चेतना की भी व्याख्या की प्रस्तुति की है। दमनकारी कानून ऐसे समाजों में ही पाए जाते हैं, ये इसकी खासियत है। दोस्तों, दमनकारी कानून होता क्या है, ये जो है सार्वजनिक कानून होते हैं ऐसे समाज में, जो वहाँ के इंडिविजुअल और जो स्टेट है उसके बीच में
जो रेगुलेशन का काम करते हैं, है ना, वहाँ पे व्यक्ति के बजाय सामूहिक हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। दो तरीके होते हैं, दंडकारी कानून और व्याप्त कानून। दंडकारी कानून में जो है शारीरिक कष्ट वगैरह, हानि, हत्या, ये सब है दंडकारी कानून। और जो व्याप्त कानून है उसमें नैतिकता के आधार पे होते हैं। व्याप्त नैतिकता के आधार पे देखा जाता है कि ये अच्छा है कि खराब है। तो दमनकारी कानून दो तरीके के हुए, एक पीनल लॉ यानी दंडकारी कानून पीनल लॉ, और व्याप्त कानून यानी कि डिफ्यूज्ड लॉ। अब देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। इस तरीके की समाज की विशेषताएं तो बहुत सिंपल सी हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अविभेदीकृत या भेदभाव रहित समाज, जैसा कि बताया गया ऐसे समाज में डिफरेंस बहुत कम होता है, तो अविभेदीकृत होता है। ये आदिम या ग्रामीण समाज आयु, लिंग एवं मानसिकता के आधार पर विषमता परंतु आर्थिक समानता होती है। व्यक्तिवाद का अभाव होता है, यहाँ पे आर्थिक समानता होती है। दूसरा, व्यक्ति का द्वितीयक स्थान, यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात ही नहीं है, समाज को ही सब कुछ माना जाता है। सामूहिक चेतना, सामूहिक चेतना का प्रमुख प्रभुत्व ये तो है ही, सामूहिक चेतना है वहाँ पे, उसी का प्रभुत्व है, उसी के तहत सारा काम होता है। दमनकारी कानूनों की प्रधानता, जैसे अभी पहले बताया जा चुका है कि यांत्रिक जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है वहाँ पे दमनकारी कानूनों का प्रभाव रहता है, यानी कि रिप्रेसिव। दमनकारी कानून मीन्स रिप्रेसिव लॉज। नैतिकता तो है, नैतिकता के आधार पर वहाँ काम होता है। सजातीयता, सब एक जैसे लगते हैं। और राजनीतिक जीवन, वहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा है, तो वहाँ के राजनीतिक जीवन में क्या होगा, वहाँ के कुछ कानून हैं, उन्हीं के आधार पर काम होता रहेगा। यांत्रिक एकता में तो राजनीतिक कानून में सामूहिक रूप से जो मामले हैं सब निपटाए जाएंगे, सामूहिक कानून होगा और उसी के आधार पे सारा काम होगा, मामला वहाँ व्यक्तिगत नहीं होगा। फिर आर्थिक संगठन, आर्थिक संगठन में क्या है, वहाँ पे भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था होगी। लोगों को बस इतना ही होता है कि हमें अपना पेट भरना है बस, और इसके अलावा भौतिक सुख सुविधाओं का कोई वहाँ पे खास महत्व नहीं है। वहाँ पे आवास की पूर्ति इन समाज में बहुत कठिनाई से होती है। वहाँ पे विशेषीकरण नहीं होता है कि ये डिफ्रेंशिएशन हो लेबर का, ऐसा नहीं है। और वहाँ पे सामूहिक संपत्ति होती है। फिर 9th है धार्मिक संगठन। तो ये धार्मिक संगठन ये ऐसे समाजों में टोटम की पूजा होती है, उसके आधार पे यहाँ पे धार्मिक संगठन होते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे जो थे ये यांत्रिक समाज के बारे में था। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी मीन्स सावयवी एकता की। तो सावयवी एकता में क्या होता है, देखिए आप लोग, ये ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी जो है ये आधुनिक जटिल समाज की विशेषता है, जहाँ पे औद्योगिकृत समाज पाया जाता है और ऐसे समाजों में प्रतिकारी कानूनों की प्रधानता होती है। प्रतिकारी कानून, रेस्टिट्यूटिव लॉस, है ना, जिसमें प्रतिकारी कानून में जो आपस में एक दूसरे में असंतुलन पैदा हो गया व्यक्तियों के बीच में, समूह या ग्रुप के बीच में, व्यक्तियों के बीच में, उसे कानून के द्वारा उसको सही करने की कोशिश की जाती है। किसमें, प्रतिकारी कानून में। रेस्टिट्यूटिव लॉज जो होते हैं, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में जो असंतुलन हो जाता है उसको सामान्य स्थिति को पैदा करना ही रेस्टिट्यूटिव लॉज हैं। ये खासियत है आपकी सावयवी एकता की। इसके तहत दीवानी कानून, व्यावसायिक कानून, संवैधानिक एवं प्रशासनिक कानून ये सब आते हैं। तो ऐसे इसमें जो है ऐसे समाज में ऐसे जहाँ पे सावयवी एकता है उसमें श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण सदस्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत है और कुछ खास तरीके के लोग खास तरीके की चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, तो दूसरा काम दूसरा करेगा, तीसरा कुछ और करेगा, तो हम एक अपनी आवश्यकता की चीज़ अकेले नहीं पूरा कर पाएंगे। जो आदिम समाज थे वो एकदम स्वतंत्र थे, उनको दूसरों की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे हम एक दूसरे पे निर्भर हैं और वो जिससे वो निकट आने के लिए बाध्य हैं, जिससे समाज में एक विशेष प्रकार की एकता स्थापित होती है जिसे सावयवी एकता कहते हैं या इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। सावयवी का मतलब सा शरीर जैसा, है ना, जैसे ये जीव विज्ञान का एक तरीके से कॉन्सेप्ट है। तो सावयवी का मतलब होता है शरीर जैसी एकता,
इसको समझ लीजिए आप, शरीर जैसी एकता। हमारे पूरे शरीर में कई ढेर सारे अंग होते हैं, तो क्या सारे अंग एक जैसा काम करते हैं? नहीं। आंखें देखने का, है ना, मुंह खाना खाने का, हाथ काम करने का, पैर चलने का, और भी जो शरीर में इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंदरूनी अंग हैं, वो भी काम करते हैं। सबके अपने अपने विशिष्ट कार्य होते हैं, वो सब मिलकर काम करते हैं, तो पूरे शरीर का विकास होता है और पूरा शरीर एक यूनिट की तरह काम करता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की, यानी स्वावयवी एकता को। अब देखते हैं इसकी कुछ खासियत हैं, विशेषताएं हैं। तो नंबर 1 है विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया। सही बात है, ऐसे जो समाज होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन बहुत होता है, अलग अलग तरीके का, आप उसमें विभेद नहीं कर पाएंगे कि ये ग्रुप कौन है, ये किस तरीके का है, इनमें क्या, इनके में कैसे कानून है, या इनके में कैसे रीति रिवाज हैं, नियम है। लेकिन कानून तो पूरे समाज में एक जैसे होंगे, जो रेस्ट्रिक्टिव लॉज हैं, प्रतिकारी कानून। समाज में अन्योन्याश्रिता में वृद्धि, मीन्स पीपल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। इतना श्रम विभाजन है जिससे हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खुद नहीं पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अब इतनी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, हमारा भौतिक सुख सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं। जो आदिम समाज था उसमें यांत्रिक एकता थी, वहाँ पे सिर्फ भरण पोषण की अर्थव्यवस्था थी, भौतिक सुख सुविधा नहीं थी, तो आदमी अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें खुद ही कर लेता था। लेकिन यहाँ हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं। तीसरा है विभिन्न व्यवसायों का विकास। पहले क्या था कि कास्ट वगैरह से संबंधित था कि ये नाई है तो नाई का काम करेगा, अब ऐसा नहीं है। इतनी विभिन्नता हो गई है कि अगर आपके पास जो भी स्किल है, आप उससे बिलोंग करते हैं, उस कास्ट के हैं या नहीं, आप वो काम कर सकते हैं। चौथा है सामूहिक प्रतिनिधान। तो सामूहिक प्रतिनिधान स्वावयवी समाज में क्या है, इसमें क्या है, लोग कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। सामूहिक प्रतिनिधान मीन्स कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है, स्वावयवी समाज में सब अलग अलग हैं, सबके विचार हैं, अलग हैं, व्यक्तिवादिता है, लेकिन फिर भी क्या है, लोगों के विचारों, संवेगों, अनुबंध, रीति रिवाजों की जो अभिव्यक्ति है वो सामूहिक प्रतिनिधानों में होती है। सामूहिक प्रतिनिधान जो है, इस जो ऑर्गेनिक सोसाइटी है, स्वावयवी समाज है, उसकी साझा संस्कृति कही जा सकती है। मतलब कई अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन कुछ तो उनमें कॉमन है, तो वही जो कॉमन है वो है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, उसे कहते हैं साझा संस्कृति। इसी के द्वारा जनसामान्य जन का प्रतिनिधित्व होता है। और इसमें यांत्रिक समाज में क्या होता है, सामूहिक चेतना, और यहाँ स्वावयवी समाज यानी कि ऑर्गेनिक सोसाइटी में क्या होता है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। नंबर 5 है प्रतिकारी कानून। जैसे पहले बताया जा चुका है कि ऐसे समाजों में रेस्ट्रिक्टिव लॉज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे समाज के बजाय व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, तो उन व्यक्तियों के बीच में असंतुलन की स्थिति न पैदा हो, उसे सामान्य स्थिति रहे, तो उसके लिए कानून होते हैं। छठा है आर्थिक संगठन। तो इसमें आर्थिक संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोगों में व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ने के कारण संपत्ति का महत्व बढ़ जाता है, लोग अपने अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और खुली अर्थव्यवस्था होती है, और इसमें वंशानुगत के स्थान पर व्यक्ति अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार व्यवसायों का चयन भी करता है। अगला है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था क्या है, राज्य के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। उसमें जो शासन है वंशानुगत आधार पर न होकर चुनी हुई सरकार, लोकतंत्र होगा, है ना, एक औपचारिक जो है राजनीतिक व्यवस्था होगी। लास्ट है धार्मिक संगठन। तो धार्मिक संगठन यहाँ पे एकेश्वरवाद, बहुदेववाद होता है, और हर एक ईश्वर का व्यक्तिकरण और निजीकरण हो जाता है ना। धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है, सभी लोग एक जैसा धर्म कि हम इस धर्म के हैं तो सब लोग वैसा ही मानने लगते हैं। पहले क्या था, समूह समूह में छोटा छोटा टोटेमिज्म था, सबके अलग अलग सिंबल था, अलग अलग वो था। अब क्या है, एक जैसा करीब करीब है, सार्वभौमिकरण हो गया है धर्म का, जो अब आप उसने अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दुर्कीम का द डिवीज़न ऑफ लेबर समझ में आया होगा। इसके बारे में इसका पूरा मैंने कोशिश की है समझाने की। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।